हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बताए थे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, सैनगेमी क्या होते हैं, ट्रिपल फ्यूजन क्या होते हैं। थोड़ा सा मेमोराइज कर देते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन और है ना, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो आपको ये बताए थे कि पोलन ग्रेन में दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल। एक सेल जो जो है इम्ब्रायोसेक के, है ना, इम्ब्रायोसेक के सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है, जिसमें दो न्यूक्लियस था। और एक सेल जो है पोलन ग्रेन के एग से फ्यूज करता है, ये एग सेल था मान के चलो। तो जब एक सेल से फ्यूज किया तो इस प्रोसेस को बोला गया सैनगेमी। जब ये सेंट्रल सेल से फ्यूज किया है तो बोला गया ट्रिपल फ्यूजन। और उसके बाद ये बताए थे कि सैनगेमी, है ना, सैनगेमी और उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन को मिला दो तो उस प्रोसेस को बोलते थे क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये समझ में आए थे, आपको बताए थे कि डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनते हैं? इंडोस्पर्म बनते हैं। उसके बाद जब सैनगेमी होते थे, सैनगेमी होते थे तो सैनगेमी से जायगोट बना, जायगोट से इम्ब्रायो बना, है ना। और यह डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता था? इंडोस्पर्म बनता था, है ना, इंडोस्पर्म। तो ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके थे। अब वही चीज़ों को जानना है कि ये होता कैसे है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इंडोस्पर्म कैसे बनता है, एम्ब्रायो कैसे बनता है। तो इसमें नया टॉपिक क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब कि फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद क्या होगा। तो ये डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म किससे? डबल फर्टिलाइजेशन से। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो, है ना, मतलब जायगोट से, यानी कि सैनगेमी प्रोसेस से। मेचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। अच्छा, आपको बताए थे कि प्रत्येक ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो वो ओव्यूल जो है डेवलप कर जाएगा फिर सीड में, और ओवरी पूरा ओवरी मेच्योर हो जाएगा फ्रूट्स में। तो ये पूरा डेवलपमेंट मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात है। जैसे ही हमको फ्रूट्स मिल गया तो जो चीज़ चाहिए वो तो मिल ही गया। फ्लावर का मेन काम क्या था? पोलिनेशन करके, है ना, सीड और फ्रूट्स का बनाना। तो वही चीज़ है, सीड और फ्रूट्स बन गया। सीड और फ्रूट्स बनने से पहले ये सब प्रोसेस चलते हैं, मतलब इंडोस्पर्म भी बनते हैं, उसके एम्ब्रायो भी बनते हैं। तो वही जानते हैं सबसे पहले इंडोस्पर्म क्या होते हैं। इंडोस्पर्म को थोड़ा सा समझते हैं। तो इंडोस्पर्म कुछ नहीं है। इंडोस्पर्म क्या है? एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। किसका रिजल्ट है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो इंडोस्पर्म बनता है। इंडोस्पर्म क्यों बनना जरूरी है? देखो भाई, सिंपल सी बात है, जब कोई सीड होता है ना, कोई सीड है ना, कोई सीड है, तो इस सीड को डेवलप होने के लिए, है ना, तो डेवलप होने के लिए तो इसको इम्ब्रायो, सॉरी, इसको डेवलप होने के लिए जब बनने के दौरान तो न्यूट्रिशन जो चाहिए, तो न्यूट्रिशन कौन प्रदान करेगा? यही इंडोस्पर्म होता है। सबसे पहले ये सीड जब तक नहीं बना रहता उससे पहले ये इंडोस्पर्म रहता है। ये इंडोस्पर्म एक तरह का न्यूट्रिएटिव टिश्यू की तरह काम करता है, जो इसको एम्ब्रायो को बनने में न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो इसलिए यहाँ बोला गया है इट इज़ डेवलपमेंट प्रोसेड इम्ब्रायो डेवलपमेंट। इसी के बाद इम्ब्रायो डेवलपमेंट होगा, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद। देयर आर थ्री मेथड ऑफ इम्ब्रायो डेवलपमेंट। न्यूक्लियर होता है, सेल्यूलर होता है और हेलुबुलर। तो वो बात की बात होता है, लेकिन ये बात जानिए ये किसका रिजल्ट है? ये है न्यूक्लियर टाइप प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली। आपको बताए थे कि सिंपल कि पेन क्या था? पेन क्या था? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना कैसे था? ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था। ये बताए थे ना, सैनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन मिलता था तो बनाया जाता डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में पहले क्या बनता था? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनता था? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, बहुत सारा सेल बनता था। ये कंटिन्यू में डिवीजन चलते रहता है इसके अंदर, है ना। मान के चलो एक सेल हुआ, फिर डिवीज किया तो दो गो बन गया, फिर डिवाइड किया तो चार गो बन गया। ऐसे करके डिवीजन इस सब में चलते रहता है। फिर डिवाइड किया तो आठ गो बन गया, इस टाइप से। तो ये डिवीजन चलते रहता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इन न्यूक्लियर टाइप ऑफ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली विदाउट साइटोकाइनेसिस एंड इंडोस्पर्म इज फ्री न्यूक्लियर, then cell wall formation start from periphery and endosperm becomes nuclear, है ना। तो अब ये दिखाएंगे तो इंडोस्पर्म भी तीन तरह का होता है ना, न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल इंडोस्पर्म। इट प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग एम्ब्रायो। यानी कि ये समझिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान सीड में या सीड बनने के दौरान न्यूट्रिशन कौन प्रदान करता है, या फ्लावरिंग प्लांट में एम्ब्रायो डेवलप होने के दौरान न्यूट्रिशन कौन प्रदान करता था? आपको डायरेक्ट टिक मारना इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि
है ना, न्यूट्रिशन प्रदान करता है डेवलपिंग इम्ब्रायो को, है ना, जो इम्ब्रायो डेवलप होता है होने के दौरान उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इंडोस्पर्म किस में रहेगा या किस में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है इम्ब्रायो के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान, तो उसके बेसिस पे नॉन एल्बुमिनियस एंड एल्बुमिनियस सीड को बोला गया है। सीड इज एल्बुमिनियस एंड सीड नॉन एल्बुमिनियस। देखिए क्या बोला गया, इफ इंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली यूटिलाइज बाय इम्ब्रायो, मतलब इम्ब्रायो बनने के दौरान, मतलब किसी सीड के इम्ब्रायो बनने के दौरान उसका जो है पूरा इंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता है, तो उसी को बोला गया है एंड इज नॉन एल्बुमिनियस। एंड जब थोड़ा बहुत इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोला गया एल्बुमिनियस। ये डिस्कस करेंगे हम लोग जब सीड पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो वही रहेगा सीड के रहेगा, तो हम आपको बताएंगे एल्बुमिनियस नॉन एल्बुमिनियस सीड क्या होते हैं। अब थोड़ा सा ये आप आउटलाइन देखिए, एक्चुअल इसका डिवीजन कैसे होता है ये देखते हैं, है ना। तो आपको बताए थे अभी इंडोस्पर्म 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला, है ना, श्राप नामक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि 3 टाइप्स के इंडोस्पर्म होते हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेल्यूलर इंडोस्पर्म, एलोबियल इंडोस्पर्म। इसका ज़्यादा डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझिए कि 3 टाइप के इंडोस्पर्म होते हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होते हैं, सेल्यूलर इंडोस्पर्म होते हैं, एलोबियल इंडोस्पर्म होते हैं। इसके डिवीजन के अकॉर्डिंग बोला गया है ना, डिवीजन जिस टाइप से होते हैं इसके अकॉर्डिंग बोला गया है, 3 टाइप के होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पहला है न्यूक्लियर, जिसमें पूरा एकदम न्यूक्लियर टाइप का लग रहा है, डिवीजन चल रहा है। उसके बाद हेलोबियल, इस टाइप की स्ट्रक्चर को हेलोबियल बोला गया, यहाँ इसको बोला गया सेल्यूलर, जो साइड वाइज एकदम हो रहा है, ठीक है। और ये जो है हेलोबियल टाइप के, जिसमें एकदम बीचों बीच एकदम डिवीजन चल रहा है। न्यूक्लियर जिसमें न्यूक्लियस का साइज एकदम ग्रो कर रहा है। तो यही एक तरह 3 तरह के इंडोस्पर्म दिखाया गया है ना। तो आपको अगर एग्जाम में आए कभी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के दौरान आए सेलुलर कौन है, हेलोबियल इंडोस्पर्म कौन है, तो इस फिगर को समझना है। ये हो गया सेलुलर, इस टाइप का होता है हेलोबियल, इस टाइप का होता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। अच्छा, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का कुछ हम लोग खाने पीने में भी यूज़ करते हैं जो प्रैक्टिकली है। आप कभी कोकोनट के मिल्क पिए हैं, दैट इज इंडोस्पर्म, जिसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारा हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदाकारक होता है। इसलिए यहाँ बोला गया है कोकोनट मिल्क, या बोलिए या कि लिक्विड पार्ट से बोलिए, वो भी एक इंडोस्पर्म ही है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि है ना, कोकोनट मिल्क क्या है, इंडोस्पर्म है कि क्या है, तो इंडोस्पर्म है। किस टाइप का इंडोस्पर्म है, लिक्विड इंडोस्पर्म है। अगर पूछा जाए कि कोकोनट में सॉलिड इंडोस्पर्म क्या होता है, नहीं, सॉलिड इंडोस्पर्म इज है कोकोनट व्हाइट पूप इनसाइड पॉपकॉर्न, यानी पॉपकॉर्न आप खाए होंगे उसमें जो व्हाइट चीज़ दिखता है वो भी एक तरह का इंडोस्पर्म ही, वो भी काफ़ी न्यूट्रिटिव नेचर का होता है। सीड कैरी इंडोस्पर्म अनटिल दे आर मेच्योर इनफ, है ना। सीड में बहुत सारा इंडोस्पर्म पाया जाता है, जितना सारा भी हम सीड करते हैं, ग्राम, चना, ये सब क्या है ना, इस सब में भी इंडोस्पर्म पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो ये आपको इंडोस्पर्म के बारे में बता दिए, तो अब इम्ब्रायो डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कि इम्ब्रायो क्या था। देखो ये नहीं बताए थे कि जायगोट जाके बनेगा इम्ब्रायो, इम्ब्रायो से फिर जो है पूरा ये सीड ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा सीड में, और डबल फर्टिलाइजेशन से इंडोस्पर्म बनता था। तो अब ये जानिए इम्ब्रायो जेनेसिस, जब इम्ब्रायो को बनना इज कॉल्ड इम्ब्रायो जेनेसिस, या डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो इज कॉल्ड इम्ब्रायो जेनेसिस। तो embryogenesis डिफाइंड एज द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन embryo फ्रॉम जायगोट। तो किससे बनता था, जायगोट से ही बनता था embryo। ये बनेगा कैसे, बस सिंपल प्रोसेस है, सेल का डिवीजन होगा, है ना। ये सब बहुत बेसिक लेवल है, सेल का डिवीजन होता है एसाइमेट्रिकली, है ना, कोई साइमेट्रिकली नहीं, एसाइमेट्रिकली सेल का डिवीजन होगा, रिजल्टिंग इन स्मॉलर एपिकल टर्मिनल सेल एंड लार्ज बेसल सेल प्लांट embryo डेवलप। ये आपको दिखाएंगे अभी, है, कैसे बेसल होता है, एपिकल होता है, इस टाइप का देखिएगा। उसके बाद सस्पेंसर डेवलप फ्रॉम बेसल सेल। चलो इसको बताने से पहले आपको हम वो दिखा देते हैं ग्लोबुलर स्टेज क्या होता है, पहले आपको फिगर से समझा देते हैं, उसके बाद उसको उस पर भी आएंगे। देखिए ये कोई फिगर है जिसमें आप समझने की कोशिश करिएगा, हम तो समझा रहे हैं आपको। बोला गया है कि पहले ये जायगोट है ना, ये जायगोट डिवाइड कर रहा है, 1 से 2 को बना, है ना, 2 से फिर 4 बनता है, 16 बनता है, और बीच का स्टेप नहीं दिखाया गया, एसिमेट्रिकली हो रहा है, इसलिए इस टाइप का शेप ले रहा है ये। इसमें जो डिवीजन चल रहा है बिल्कुल कंटिन्यू डिवीजन चलते जा रहा है ना। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बना है, पहले ये जायगोट था, है ना, डिवीजन ऑफ जायगोट इनटू सस्पेंसर, ये वाला स्ट्रक्चर को बोला गया यहाँ पे सस्पेंसर, समझ गए। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर एंड इम्ब्रायो ऑक्टेंट, इस टाइप का स्ट्रक्चर बोला गया है इम्ब्रायो ऑक्टेंट, मतलब 8 लाइक स्ट्रक्चर, 8 सेल जैसा,
है ना। प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ इम्ब्रायो ऑक्टेंट, है ना। प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ इम्ब्रायो ऑक्टेंट टू फॉर्म आउटर डर्मेटोजन। उसके बाद ग्लोबुलर स्टेज, ई नंबर में देखिए ग्लोबुलर स्टेज, यही फेमस है कि फिगर रहेगा, आपसे पूछा जाएगा ग्लोबुलर स्टेज क्या होता है। ग्लोबुलर स्टेज एक हार्ट शेप स्टेज है। उसके बाद इसके बाद आता है हार्ट शेप, ये वाला है। तो ये है ग्लोबुलर स्टेज, ये है ऑक्टेंट स्टेज। उसके बाद देखिए, है ना, उस ग्लोबुलर स्टेज, उसके बाद हार्ट शेप स्टेप, है ना। मेच्योर डाइकोटिलियस इम्ब्रायो, ये एक्चुअली डाइकोटिलियस इम्ब्रायो है, जिसका ये स्ट्रक्चर बताया गया है। डाइकोटिलियस, दो गो इम्ब्रायो इसमें दिख रहा है ना, दो कोटलीडन दिख रहा है। ये कोटलीडन के नेमिंग है। इसको बोला जाता है प्लूमुल, इसको इपिकोटाइल, इसको पता है हाइपोकोटाइल, इसको रेडिकल एंड रूट कैप। ये स्ट्रक्चर आपको फिर से बताएंगे जब सीड का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। तो अब आपको बता दिए कि स्टेज चलता कैसे, एक सीड इम्ब्रायो बनने के दौरान किस टाइप के सेल का डिवीजन होता है। इस फिगर का दिखाने का मेन मकसद था कि आपको समझे कम से कम, हाँ सही भाई, कि सेल ये जायगोट था, जायगोट डिवाइड किया, 2 बना, फिर 4 से 8 बना, 8 से 16 बनता है, इस टाइप से डिवीजन होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर को बोला गया ग्लोबुलर स्टेज, ऐसा वाला स्ट्रक्चर को बोला गया हार्ट शेप स्टेज ना, ये हार्ट शेप। और इस टाइप का स्ट्रक्चर से फिर फाइनली मॉडिफाई होकर ऐसा बन जाता है। ये हमको मेनली आपको डिवीजन दिखाने का मतलब, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है देखिए, वही नहीं बोला गया है कि एसिमेट्रिकल डिवीजन सेल रिजल्टिंग इन स्मॉलर एपिकल टर्मिनल सेल एंड लार्जर बेसल सेल, जो हमें फिगर में देखे। प्लांट सेल डेवलपमेंट, प्लांट इम्ब्रायो डेवलप्स, सस्पेंसर डेवलप फ्रॉम द बेसल सेल, सस्पेंसर लाइक स्ट्रक्चर सर्व एज ए न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेवलपिंग इम्ब्रायो, जो कि न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। ये सस्पेंसर लाइक स्ट्रक्चर। फर्दर सेल डिवीजन लीड टू ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज आता है। तो ये एक स्टेज पूछा जाता है कि बताइए इम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान कौन कौन सा स्टेज होता है। तो सबसे पहला स्टेज क्या होगा, सबसे पहला स्टेज तो यही आपको डालना है, सस्पेंसर, है ना। उसके बाद सस्पेंसर, उसके बाद ग्लोबुलर, उसके बाद है हार्ट शेप, है ना। उसके बाद जायगोट रहेगा, उससे पहले जायगोट डिवाइड करके सस्पेंसर आएगा, उसके बाद हार्ट शेप आएगा, यानी ग्लोबुलर आएगा, उसके बाद आएगा हार्ट शेप। तो ये ध्यान रखना, ये आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। फर्दर उसके बाद तो फर्दर द सेल डिवीजन लीड टू ग्लोबुलर स्टेज, द 3 बेसिक टिश्यू, है ना, सिंथेसिस टर्मिनल system, terminal, ground and vascular can be recognized. The globular shape of embryo is then lost as a cotyledon in dicot and embryonic lips, जो इसके लिप्स बनाएंगे, ये सब बात बोल रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ 2 कोटलीडन, यानी कि 2 कोटलीडन बनाएंगे, तब उस तभी तक में हार्ट शेप स्टेज आ जाते हैं। फिर से इस फिगर को हम आपको समझा के बताते हैं। देखिए, जब ग्लोबुलर स्टेज था, उसके बाद थोड़ा सा ये, है ना, टेढ़ा लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोला गया हार्ट शेप स्ट्रक्चर, जिसमें दिख रहा है साफ साफ ये कोटलीडन, ये है, ये कोटलीडन, ये है। अभी भी ये सस्पेंसर है। सस्पेंसर किसको बोला गया, ये वाला स्ट्रक्चर को बोला गया, है ना। देखिए 2 से 4 बना, उसके बाद एक टर्मिनल बना, एक, है ना, ये बेसल बना, है ना, ब्रॉड बेसल है, एक टर्मिनल एपिकल वाला। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर लिया, तो यही सीक्वेंस पूछेगा। तो पहले कौन था, जायगोट था, उसके बाद क्या हुआ, सस्पेंसर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, है ना, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर लाइक स्ट्रक्चर, पहला ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद हार्ट शेप। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद ये इम्ब्रायो का डाइकोटिलियस इम्ब्रायो का शेप ले लिया। तो ये मेनली डाइकोटिलियस इम्ब्रायो का डेवलपमेंट आपको पता है ना। तो एक इम्ब्रायो में क्या क्या होता है, जब जब भी पूछा जाए इम्ब्रायो है, तो उसमें कोटलीडन तो होंगे, जो अभी देखें इस टाइप का 2 गो कोटलीडन, है ना, इस टाइप का था ना, 2 कोटलीडन। उसके बाद एक इम्ब्रायोनल एक्सिस होते हैं, उसके बाद पोलुमुल थे, एपिकोटाइल थे, कोटलीडन, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटलीडन, हाइपोकोटाइल थे, रेडिकल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक इम्ब्रायो में ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। कोटलीडन तो देखने को मिलेगा ही, उसके बाद पोलुमुल मिलेगा, एपिकोटाइल मिलेगा, हाइपोकोटाइल मिलेगा, रेडिकल्स मिलेगा। तो ये नॉर्मल एक इम्ब्रायो में इस टाइप का चीज़ देखने को मिल सकता है। तो फिर से आपको देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया ये मोनोकोटलीडन्स का इम्ब्रायो डेवलपमेंट। ये किसका दिखाया गया है, मोनोकोटलीडन्स का। ये कोई डाइकोटलीडन नहीं, ये मोनोकोटलीडन का। आप समझने की कोशिश करिए। ये जायगोट था, जायगोट डिवाइड किया तो इस टाइप के बना, है ना। इसमें कोई हार्ट शेप स्ट्रक्चर नहीं दिखने को मिल रहा है ना, नहीं ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा है, समझ गए। तो इसके बाद जब फाइनली मोनोकोट का जो स्ट्रक्चर बनता है,
तो आप देख सकते हैं कि इसका किस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस टाइप किस टाइप से स्ट्रक्चर, यह है एक मोनोकोट का। इसका मोनोकोट का है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोकोट इम्ब्रायो और डाइकोट इम्ब्रायो में क्या अंतर है। तो मोनोकोट इम्ब्रायो में डाइकोट इम्ब्रायो में अंतर यही है कि वो उसमें स्कोटेलम लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, कोलेप्टाइल नहीं था, उसके बाद था रेडिकल्स था, रूट कैप था, कोलिरिजा लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, एंड एपीब्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं था। तो ये आपको डिफरेंस अभी हम बताते हैं मोनोकोटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस इम्ब्रायो में क्या डिफरेंस है ना। देखिए, नंबर ऑफ कोलेप्टाइल की बात किया जाए में, डाइकोट इम्ब्रायो में देयर आर 2 कोटलीडन, दो, क्योंकि इसी कोटलीडन के बेसिस पे ही इसको बोला गया है डाइकोटिलिडनस इम्ब्रायो। इसमें एक कोटलीडन था, इसलिए इसको बोला गया है मोनोकोट इम्ब्रायो। उसके बाद पोजीशन ऑफ पोलुमुल है ना, मतलब डिस्टेंस दूर रहता है ना, लेकिन लेटरली मतलब साइड में रहता है पोलुमुल। पोजीशन ऑफ कोटलीडन लेटरली साइड में रहता है। सिंगल कोलेप्टाइल ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन। कोलेप्टाइल एब्सेंट होता है डाइकोट में, अभी आपको बताते हैं। कोलेरिजा भी नहीं होता, स्कोटेलम भी नहीं होता। सस्पेंसर जो है इसमें होता है, लेकिन इसमें जो है मोनोकोट में लार्ज में होता है, उसमें कम्प्लीटली इसका स्मॉल होता है। जबकि सिंगल कोटलीडन स्कुटलम में जो है सिंगल होता है। मोनोकोट में देयर इज प्रोटेक्टिव शीथ रेडिकल्स है ना। उसके बाद कोलेप्टाइल एब्सेंट होता है किसमें, डाइकोट में। इसमें होता है इन्वेलप ऑफ पोलुमुल इज कॉल्ड कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल क्या है, तो इन्वेलप ऑफ पोलुमुल इज कॉल्ड कोलेप्टाइल। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको फिर से बताएंगे, लेकिन अभी आपको ये सेल डिवीजन के दौरान ये स्ट्रक्चर बताए। यह एक मोनोकोटिलिडनस इम्ब्रायो डेवलपमेंट दिखाया गया है। इस टाइप का इम्ब्रायो डेवलपमेंट मोनोकोटिलिडनस रहेगा। इसमें सस्पेंसर का सेल देखिए कितना बड़ा है ना। एक में इसमें और एक कह सकते हैं डिफरेंस किसमें, इपीब्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि डाइकोट इम्ब्रायो में इपीब्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया, समझ में आए स्ट्रक्चर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या मोनोकोट में और है ना और डाइकोट में डिफरेंस क्या होते हैं, और मोनोकोट इम्ब्रायो डाइकोट इम्ब्रायो में डिफरेंस क्या होते हैं, क्या इसमें पाए जाते हैं क्या नहीं पाए जाते हैं। तो कोलेप्टाइल कोलेरिजा स्कुटेलम तीनों एब्सेंट होते हैं, ये ध्यान में रखना आपको, अगला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा है ना। ठीक है, क्या हम आपको प्रीवियस लेक्चर में सीड के बारे में पढ़ाएंगे। आप क्वेश्चन बनाइए कोई सा भी बुक से, आपका क्वेश्चन सारा बनेगा। ठीक है, आज थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा छोटा हुआ। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू।